हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं जयंती गौतम, नेट प्रवक्ता डाइट भरुआ सागर झांसी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टॉपिक आप लोगों का स्वतंत्रता के पूर्व एवं पाश्चात्य की संक्षिप्त जानकारी। और ये आपका जो पेपर एजुकेशन 4 है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका टॉपिक है। तो हम लोग चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक शुरू करने से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए हम लोग के भारत देश में कितने यूरोपीय आए जो कि यहाँ पर शासन किए, राज किए अपना। और कितने स्कूल्स और कितने विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए। तो ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो इसमें हम लोगों को संक्षिप्त तरीके से पढ़ना है। और हमें ये जानना है कि जो हम लोगों के देश में जो शासन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने किस प्रकार से स्कूल को खोला और कौन कौन से आयोग को खोले। तो वो चीजें हम लोग अभी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो मैंने लिखा है, आई थिंक आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रम देख लेते हैं कि भारत में जो यूरोपीय आए थे उनका क्रम क्या था। ठीक है, तो पहले जो आए थे वो थे पुर्तगाली आए थे। कब आए थे ये? 1498 में आए थे। अंग्रेज आए थे 1600 में, डच आए थे 1602 में, डेनिश आए थे 1616 में, फ्रांसीसी आए थे 1664 में और स्वीडिश आए थे 1731 में। ठीक है, अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये लोग कहाँ के निवासी थे। तो ये जो निवासी थे, चलिए सबसे पहले देखते हैं। पुर्तगाली थे यूरोप के निवासी थे, अंग्रेज इंग्लैंड के थे, डच नीदरलैंड के रहने वाले थे, जो डेनिश है वो डेनमार्क के रहने वाले थे, जो फ्रांसीसी है वो फ्रांस के रहने वाले थे, और जो स्वीडिश है वो स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी नीचे इसको पढ़ना। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1661 में गए। ठीक है, मतलब कि जो सबसे पहले देखा जाए, आप लोग भी जानते होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और जब ये आया था तो उस समय मतलब कब आया था ये? 1498 में आया था। तो आए तो ये सबसे पहले, लेकिन सबसे लास्ट में गए। मतलब ये देखा जाए तो औपचारिक रूप से 1961 में गए। अंग्रेज तो 1947 में जब हम लोग का देश आजाद होता है तभी वो लोग तो चले जाते हैं। लेकिन जो पुर्तगाली होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पांडिचेरी या पुंडुचेरी। तो इसमें रहकर, यहाँ पे रहकर ये लोग क्या करते हैं, अपने व्यापार को करते हैं। तो इसलिए ये लोग औपचारिक रूप में 1961 में जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 में की थी। ठीक है, अब देखिए जो अंग्रेज आए थे, कहीं ना कहीं इनका यही उद्देश्य, मोटो था कि हमें यहाँ पर इंडिया में जाकर व्यापार करना है। ठीक है, और व्यापार करने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्या क्या रास्ता अपनाया कि क्यों ना यहाँ पे, अगर हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, और मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना है, या हमें यहाँ पे लंबे समय तक शासन करना है, तो हमें क्यों न यहाँ पर अपने लैंग्वेज या भाषा को दिया जाए और यहाँ के लोगों को सिखाया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी में एक सिविल सेवक था, वो उसका नाम चार्ल्स ग्रांट था। तो वो ये सोचा कि यहाँ पे अगर हमें शासन करना है तो यहाँ पर हमें यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा। यानी इनको अंग्रेजी जब आने लगेगा तब हम लोग यहाँ पर अपना शासन कर सकते हैं, या हम लोग और भी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, या हमारा जो व्यापार है वो अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। उसने शिक्षा के प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा को सबसे उपयुक्त माध्यम बताया। यानी कि उसने ये कहा कि अगर यहाँ पर शिक्षा का प्रचार करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? अंग्रेजी भाषा। यानी अंग्रेजी भाषा, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए।
ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया। जो ये चार्ल्स ग्रांट है, ये यहाँ पर आकर समझ गया था कि यहाँ पर हमें किस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, ताकि हम लोग यहाँ पर कंपनी के द्वारा अपने कार्यों को कर सकें, व्यापार को कर सकें। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स ग्रांट ने ही सबसे पहले इस नींव को डाली, सबसे पहले इसने विचार रखा। तो इसीलिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो वो कौन है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था 1781 में, उसने क्या किया? कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कंपनी के भारतीय अधिकारियों को फारसी, यानी फारसी जो भाषा है वो उसका ज्ञान कराना था। ठीक है, क्यों कराना था? क्योंकि तत्कालीन जो कामकाज की जो भाषा है उसको वो समझ जाएं और अच्छे तरीके से जो कंपनी का काम है उसको करें। कौन करे? भारतीय अधिकारी। ठीक है, यानी उस कंपनी में कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को भी रखा गया था, और कंपनी का कहीं ना कहीं एक चालाकी ये भी था कि जितने भी पढ़े लिखे भारतीय हैं उनके ही बच्चों के लिए विद्यालय खोला जाएगा, और उस विद्यालय में जो कंपनी में काम करते हैं उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सन 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विल्किंसन जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया। ठीक है, इनके जो हेस्टिंग्स थे, इनके सहयोगी कौन थे? विल्किंसन जोन्स। इन्होंने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें क्या था कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास संस्कृति है उसके अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास किए, और उन्होंने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ध्यान रखिएगा, ये भी आपके पेपर में पूछ लेता है। एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाना था। ठीक है, ये तो थोड़ा अच्छा ही काम किए कि ये भारत की जो संस्कृति है उसका अध्ययन करना चाह रहे थे, और ये जिसका उद्देश्य क्या है? गौरवशाली अतीत, जो भारत की गौरवशाली अतीत है उसको क्या करना था? प्रकाश में लाना था। यानी कहीं ना कहीं ये लोग भारत की जो भी संस्कृति और सभ्यता थी, जो भी ग्रंथ थी, उन सब चीजों के बारे में ये लोग समझना और जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए विल्किंसन जोन्स ने कहीं ना कहीं इसके लिए एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। यानी जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो जोनाथन डंकन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1792 में। कहाँ की गई थी? बनारस में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यानी कि सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया कि कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी कंपनी में जो काम कर रहे थे उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे देखिए, इस कॉलेज में अंग्रेजी, हिंदुस्तानी कोर्स, हिंदुस्तानी व्याकरण तथा अन्य पुस्तकें प्रकाशित की गई, परंतु यह कॉलेज 1802 में निदेशकों के आदेश से बंद कर दिया गया। यानी कि ये कॉलेज सक्सेस नहीं हो पाया, चल नहीं पाया, इसलिए इसको 1802 में फिर क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्य क्षेत्र रहा। यानी इन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया? मद्रास से किया। प्रारंभ में
मद्रास से उनका कार्यक्षेत्र रहा, वह धीरे धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। पहले तो इन्होंने मद्रास से स्टार्ट किया, फिर बंगाल में भी इन्होंने इसको विस्तृत रूप दिया। ठीक है, आगे चलिए। कई विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाने लगे। ठीक है, यानी इन लोगों ने जो मद्रास में ईसाई मिशनरियों ने जो मद्रास में विद्यालय खोला और बंगाल में खोला, ठीक है, उसमें क्या था, एक तो ये भी था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या विषय रख दिया कि जैसे इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय को भी पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रहने लगी। यानी कि जब इसने देखा कि शिक्षा का प्रसार अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी को एक उदासीनता भी इसके अंदर आने लगी कि हमें और क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारा कंपनी जो है उसका काम धाम अच्छे तरीके से चले। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। देखिए ये 1813 एक्ट है, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कंपनी के तहत कहीं ना कहीं जो धनराशि थी, वो धनराशि की अगर बात किया जाए तो उसका फिर इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इस धनराशि को फिर शिक्षा पे उपयोग किया जाए, और जिससे कि यहाँ के लोग शिक्षित हों, और शिक्षित होंगे तो फिर हम लोग का व्यापार भी अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा के माध्यम पर विवाद चलता रहा और अंततः लॉर्ड मैकाले के तर्क वितर्क व राजा राम मोहन राय के समर्थन से प्रभावित होकर 1835 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंग ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा, साहित्य व यूरोपीय इतिहास, विज्ञान आदि की पढ़ाई हो। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय के समर्थन से जो लॉर्ड मैकाले थे 1835 में, जो इन्होंने अपनी बातों को कहा, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक निश्चय करते हैं, मतलब एक विचार को रखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ क्या होना चाहिए, साहित्य व यूरोपीय इतिहास, विज्ञान भी होना चाहिए। यानी इनका ये कहना था कि जो अंग्रेजी लैंग्वेज है वो भी पढ़ाया जाए, जो यूरोपीय जो इतिहास है, जो ईसाई मिशनरियों का, या जो पहले यूरोपीय जो संस्कृति है, ठीक है, या इतिहास है, विज्ञान है, उसके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। स्त्रियों की दशा को सुधारने हेतु ज्योतिबा फुले ने 1848 को पुणे में एक स्कूल खोला। देखिए उस समय स्त्रियों की दशा मतलब अच्छी नहीं थी, और अच्छी नहीं थी मतलब कहा जाए तो उतना शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। तो उस समय कहीं ना कहीं स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए ज्योतिबा फुले जो थे, उन्होंने 1848 में क्या किया था, एक पुणे में स्कूल खोला था, और उस स्कूल में स्त्रियों को पढ़ाने का वो था, मतलब एक तरीके से बहुत कोशिश किए, और वो स्कूल जब चलने लगा तो फिर उसी के सहारे 2-4 स्कूल और उन्होंने खोला। मतलब इनका पूरा फोकस क्या था, स्त्रियों की शिक्षा पर था। ठीक है, उस समय की बात है, सोचिए 1848 की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1853 में शिक्षा की प्रगति की जांच हेतु एक समिति बनी। वह 1854 में वुड के शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिए गए। ठीक है, देखिए 1853 में क्या हुआ, शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए क्या हुआ, एक समिति बनी, और 1854 वुड का घोषणा पत्र, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, वुड का घोषणा पत्र के शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास क्या कर दिए गए, भेज दिए गए। ठीक है, जिसमें देखिए विषय कुछ रखा गया, क्या रखा गया, संस्कृत, फारसी, अरबी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। यानी जो ये शिक्षा संदेश पत्र जो समिति के पास भेजा गया, कंपनी के पास भेजा गया, उसमें सब्जेक्ट क्या रखा गया, संस्कृत और फारसी, अरबी का ज्ञान अवश्य माना गया, यानी कि ये अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 1854 डिस्पैच है, इसने अपना एक शिक्षा संदेश पत्र दिया जिसमें कि इस बात को रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं।
57 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए उसी समय जो अभी हम लोग कह रहे थे कि ये लोग विद्यालय और कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो जब अंग्रेज थे उस समय, जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय की बात है। तो देखिएगा 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा की दशा की जांच हेतु 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, जिसका नाम है हंटर आयोग। ठीक है, देखिए प्राथमिक शिक्षा की दशा की जांच हेतु क्या हुआ, 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, ये भी एक अंग्रेज ही रहे हैं और इनकी अध्यक्षता में, इनका नाम क्या है, सर विलियम विल्सन हंटर। तो इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और उस आयोग का क्या नाम रखा गया, हंटर आयोग। चलिए आगे चलते हैं। 1870 में तिलक द्वारा, मतलब बाल गंगाधर तिलक द्वारा व उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज तथा 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज एवं 1858 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो भारतीय विद्वान थे उन लोगों का भी सहयोग था, और उस समय कहीं ना कहीं वो लोग भी कॉलेजों की स्थापना किए और इस कोशिश में भी लगे रहे कि हमारा देश किस तरीके से आज़ाद हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का भी सहयोग है, और आर्य समाज, मतलब 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज भी खोला गया। 1898 में एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी खोला गया, जो कि काशी यानी बनारस में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने का प्रयास किया, लेकिन ये उस समय लागू नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने तो प्रयास किया कि प्राथमिक शिक्षा क्या होना चाहिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, उस समय फिर लागू नहीं हो पाया था, लेकिन इन्होंने अपना विचार रखा था। ठीक है, अब देखिए कुछ जानकारी की बातें हैं। उस समय जब हम लोग का देश नहीं आज़ाद हुआ था तो कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो चलिए देख लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय व मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय सन 1917 में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय 1917 में। फिर AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सन 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद फिर देखिए लखनऊ जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1921 में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मतलब आयोग कौन से थे और उस समय गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता के पूर्व का शिक्षा आयोग, क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व का शिक्षा आयोग। तो चलिए आयोग और गवर्नर पढ़ते हैं। तो उस समय जो अंग्रेज लोग आए थे, तो सही बात है अंग्रेजी सिखाने के लिए आए थे। मतलब अंग्रेजी सिखाने का क्या मतलब, वो जैसे कंपनी का विस्तार करने के लिए आए थे, यहाँ पे शासन करने के लिए आए थे। तो उनका यही मोटो था कि अंग्रेजी सिखाया जाए, और कहीं ना कहीं इस चक्कर में उन्होंने कई सारे विद्यालय भी खोले और कई सारे आयोग भी देखा जाए तो स्थापित किए गए। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कौन कौन से आयोग थे। ठीक है, देखिए पहला आयोग क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व का शिक्षा आयोग। ध्यान दीजिएगा क्या है, मैकाले आयोग 1835। उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके किसी भी पेपर में, इवन आपके सेमेस्टर और टीईटी या सीटेट में भी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए जेम्स थॉमसन आयोग, ये क्या था, 1843 से 53, यानी इस समय भी गवर्नर कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 में आयोग बना था। उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। फिर आते हैं हंटर आयोग 1882, उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रिपन। फिर आते हैं रैले आयोग 1902, उस समय कौन थे गवर्नर, लॉर्ड कर्जन। फिर है सैडलर आयोग 1917। ठीक है, तो उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए हर्टॉग समिति के बाद फिर
हटाओ समिति 1929। देखिए इसी में अपव्यय और अरोधन की बात की गई है, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखिए लॉर्ड इरविन, उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन। इसके बाद आते हैं सार्जेंट आयोग, ये क्या है? 1944, लॉर्ड वेवेल गवर्नर थे उस समय, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए ठीक है, आगे देखिए, जब हम लोग का देश आजाद हो जाता है तो आजाद होने के बाद हम लोग के देश में कौन कौन से आयोग बनते हैं, तो यानी स्वतंत्रता के बाद के आयोग का देखते हैं। पहले है राधा कृष्णन आयोग, यानी कि देश के आजाद होने के बाद सबसे पहला आयोग जो है, ये ऐसे भी क्वेश्चन कभी घुमा के पूछता है कि वो कौन सा आयोग है जो कि देश स्वतंत्र देश का पहला आयोग है, ठीक है। तो ये राधा कृष्णन आयोग है। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था और 1948 में इस आयोग को स्थापित किया गया था, ठीक है, 1948 से 49। फिर उसके बाद है, देखिए नीचे हो गया जैसे मुदालियर आयोग है 1952 से 53। फिर आपका आएगा कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66, ठीक है। फिर देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। ये क्या है? 1953 में इसको स्थापित किया गया था, यह आयोग आया था। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, कब बात की गई थी? 1968 में। फिर नई शिक्षा नीति 1986 में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो या कोई ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की जो संक्षिप्त जानकारी है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।